वेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गुरुग्राम को बार बार डुबोने और जाम में फंसाने वाले जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से पूछेंगे कि गुरुग्राम के हालात कब बदलेंगे। यूपी के बाराबंकी में योगी की पुलिस ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा दी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कैसे उन्हें राहत दी, ये भी हम आपको आज दिखाएंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां सरकारी अस्पताल में चूहों ने नवजात की जान ले ली। मोहन राज के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलने वाली खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट तबाही का ग्रहण। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात गुरुग्राम की, क्योंकि मिलेनियम सिटी गुरुग्राम ने इस बार की बारिश में जो उपलब्धि हासिल की है वो कल शाम से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस उपलब्धि की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। गुरुग्राम में महाजाम के कई वीडियो सोमवार शाम से ही सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप भी अपने मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे होंगे और इस जाम में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि इसके सिवाय आम आदमी और कुछ कर नहीं सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जाम करीब 20 किलोमीटर लंबा था। कई घंटों तक लोग इस जाम में फंसे रहे। नेशनल हाईवे 48, सोहना चौक, हीरो होंडा चौक, गुरुग्राम के जितने भी अहम रास्ते और सड़कों के बारे में आप जानते हैं, सब पर गाड़ियां घंटों तक रेंगती रही। सोचिए, अगर ऐसे में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उसे भगवान ही बचा सकता है। इस जाम को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि गुरुग्राम का नाम बदलकर गुरु जाम कर देना चाहिए। यही नहीं, गुरुग्राम को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि गुरुग्राम के जाम वाले दृश्य देखने के बाद पूरी दुनिया में इस शहर की चमक के बारे में चर्चा तेज हो गई है। गुरुग्राम को हासिल हुई ये उपलब्धि इतनी बड़ी है कि 24 घंटे बाद भी शहर के हालात बदले नहीं हैं। आज सुबह जैसे ही आसमान में काले बादल दिखे, गुरुग्राम के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पहले ही सड़कों पर भरा पानी प्रशासन की मुस्तैदी के चलते निकला नहीं था। इस पर अगर और बारिश हुई तो हालात क्या होंगे, ये सोचकर गुरुग्राम वासियों को डर लगने लगा। वैसे भी गुरुग्राम वालों को बारिश से कम जल भराव और जाम से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि भले ही इस शहर में कुछ लोग 100 करोड़ के फ्लैट्स में रहते हों, लेकिन चलना तो उन्हें इन वर्ल्ड क्लास सड़कों पर ही है। गड्ढे भी बीच में हैं और ये नहीं पता कि पानी कहाँ पे है। सबसे बड़ी बात है ये कि यहाँ पर पानी इतना ज्यादा है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे सड़ी हुई बुरी हाल है सरकार यहाँ की। नेता सभी केवल जात पात पर लड़ाई कर रहा है, बाकी विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरी गाड़ी है यहाँ तक, किसी जगह पे पूरा आधी गाड़ी भरी पड़ी है। गुरु द्रोणाचार्य का भी दिल दुखता होगा जब वो अपने नाम वाले शहर गुरुग्राम के हालात देखते होंगे। पक्का वो गुरुग्राम शहर के प्रशासन और राज्य सरकार को कोसते होंगे, कहते होंगे कि कम से कम अपनी नहीं तो मेरे नाम की ही थोड़ी लाज रख लेते। वैसे गुरुग्राम की एक बात लाजवाब है, वो हर बारिश में अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखता है। महीना जुलाई हो, अगस्त हो या सितंबर, हर महीने में बारिश के बाद गुरुग्राम में मंजर एक जैसा ही भयावह दिखता है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरता है, सड़कों पर लंबा जाम लगता है। गुरुग्राम में रहने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर बारिश से होने वाली मुसीबतों को एक तरफ रख दे तो हर बार ऐसा रिकॉर्ड कायम करना हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की उपलब्धि ही मानी जाएगी, क्योंकि उनकी बदौलत ही गुरुग्राम आज पूरी दुनिया में अपने जाम के लिए चर्चा बटोर रहा है। कनाडा का एक परिवार गुरुग्राम सेक्टर 12 के शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए आया। यहाँ की उपलब्धि देखकर उसने सरकार का शुक्रिया अदा किया। गुरुग्राम का ये सेक्टर 10 का इलाका है, लेकिन आपको तस्वीरें देखकर लग रहा है कि देखिए ये जो जल भराव है, जो बारिश है, उसके बाद के हालात गुरुग्राम के क्या हैं। स्थिति ऐसी है कि जो बहाव है, आप देखिए तस्वीरों में, ये जो बहाव है यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी तेज पानी का बहाव फिलहाल यहाँ है और यही कमोवेश सड़कों के चारों तरफ देखा जाएगा। आप बहुत ही गंदा है,
चारों तरफ पानी। हाँ जी। तो आप लोग कनाडा से आए हुए हैं? हाँ जी। तो आपको लग रहा था कितना पानी मिलेगा? नहीं, पहली बार गुड़गांव आए, बट एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी यहाँ की। हमारी कोशिश है कि नायब सिंह सैनी सरकार की उपलब्धि पर व्यंग में ही बातें की जाए, क्योंकि चुटीले और नुकीले शब्दों के प्रयोग से सत्ता नाराज हो जाती है। और क्या पता कि नायब सिंह सैनी नाराज हुए तो गुरुग्राम को साइबर से सैलाब सिटी बनाने वाली नायाब उपलब्धि छीन ले। यहाँ की आप हालात देखिए कि किस तरह से सेक्टर 109 की जो पूरी सड़क है, ये पूरी सड़क तालाब बन चुकी है और लगातार जो पानी है वो लगातार घुटनों तक है। ये स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। कल रात से जिस तरह से बरसात हुई थी उसके बाद से लगातार गुरुग्राम का यही हाल है। तो अभी आम बात है, ये तो आज की बारिश थोड़ी, जब भी बारिश होती है तो यही हाल होता है। थोड़ा बारिश हो जाए तो ऐसे बंद हो जाते हैं रोड्स। इसकी ये हालत है कि जब 2 बूंद पड़ती हैं तो यहाँ ये तालाब बन जाता है, तो कोई निकालने वाला है नहीं। अभी 2 घंटे बाद देखोगे यहाँ पे ये गाड़ी भी डूबी मिलेगी तुम्हें। निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हालांकि कुछ सवाल तो नायब सिंह सैनी सरकार से पूछने बनते हैं। गुरुग्राम को बारिश में डूबने से बचाने के लिए उनकी सरकार क्या कर रही है? गुरुग्राम को हर बार बारिश के बाद जाम से बचाने के लिए सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्या सरकार के पास मिलेनियम सिटी को इस मुसीबत से मुक्ति दिलाने का कोई प्लान है, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की तरह सीएम को भी बाढ़ में खुशी नजर आती है? ये तो अच्छी खुशी की बात है, बारिशें हो रही हैं, पानी की आवश्यकता है, पानी की कमी ना हो, ये सदियों से चला। जब से सृष्टि की रचना हुई है ये बारिश ऐसे ही चली है, और अब की बार तो 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसी सोच रही तो लगता नहीं कि गुरुग्राम को इस मुसीबत से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। लगता है कि गुरुग्राम में रहने वालों को अब 100 करोड़ के फ्लैट छोड़कर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा, तब जाकर ही बारिश में डूबा सिस्टम उनकी कोई सुध लेगा। गुरुग्राम के हालात देखकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर व्यंग में ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह हिल व्यू, गोल्फ व्यू, रिवर व्यू और गार्डन व्यू फ्लैट्स या अपार्टमेंट बिकते हैं, उसी तरह गुरुग्राम में जाम व्यू अपार्टमेंट्स भी बेचे जा सकते हैं, ताकि आपदा में मिले अवसर का फायदा उठाया जा सके। सोचिए, गुरुग्राम प्रशासन और राज्य सरकार के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा का सबसे हाईटेक और अमीर शहर है। गुरुग्राम देश की जीडीपी में लगभग 2 लाख करोड़ का योगदान देता है। बदले में उसे क्या मिलता है? लोकल सर्वे 2023 के मुताबिक गुरुग्राम के लगभग 96% लोगों को बारिश के बाद जाम में फंसना पड़ता है। अकेले गुरुग्राम से हरियाणा का लगभग 60% राजस्व आता है। इस राजस्व में जिन लोगों की भूमिका होती है उन्हें बारिश के बाद कहा जाता है कि कृपया वर्क फ्रॉम होम करें। गुरुग्राम में एक फ्लैट की औसत कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए होती है। शायद इसीलिए सरकार कहती है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घरों में ही कैद रहे। दिसंबर 2024 में गुरुग्राम के डीएलएफ कैमेलियाज में एक पेंट हाउस 190 करोड़ रुपए में बेचा गया। बदले में सरकार ने पेंट हाउस के सामने बारिश के बाद रिवर व्यू का तोहफा दिया। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट में गुरुग्राम के 23 अमीर लोगों की संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन इतना पैसा भी उन्हें बारिश के बाद जाम से बचा नहीं पाता। ऐसे हालात पर जब सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, तब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर सारा दोष ज्यादा बारिश को बता देते हैं। कहते हैं कि लोगों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए, मतलब राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है, ये तो बारिश ही इतनी हुई कि शहर बहने लगा है। अब ऐसे बयानों और गुरुग्राम के हालात पर कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ हमला बोलने का हथियार मिल गया। वर्षा कुछ ज़्यादा हुई है। कल एकदम 2 घंटे की जो वर्षा हुई उसके कारण से पानी भरा है काफ़ी, और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि वो जाम के लोग आपस में ही एक दूसरे के आगे जब लग जाते हैं और सड़कों को जाम करते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं बनता है। तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ किसी भी नागरिक को सरकार की तरफ से गारंटी होनी चाहिए कि कुछ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी उनके जीवन में किसी शहर में रहने के लिए, वो सारी आज उन सभी से गुड़गांव वासी वंचित हैं। अपने घर में तो ठीक है, मगर घर से बाहर कदम निकलते ही गुड़गांव वासियों को आज नरकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें। मेट्रो इसलिए भी होती है कि ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्थाएं होती है उससे बच सकें। ये जनता को भी सहयोग करना चाहिए ताकि ये समस्या आगे ना आए। 11 साल में एक कोई खंबा मेट्रो का नया किसी का निर्माण कार्य हुआ हो,
एक गुड़गांव नहीं पूरे हरियाणा में 1 इंच मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही आपने जिस रूप से आबादी बढ़ रही है नहीं बढ़ाई। हमारे समय हरियाणा में 82 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ी थी, इनके समय 1 इंच भी नहीं मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। मनोहर लाल खट्टर के बयान ने उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है जिन्हें इस महाजाम की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। अब सवाल यह है कि गुरुग्राम एक नया बसा हुआ शहर है, फिर बारिश के बाद उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो जाती है? अब इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल गुरुग्राम में ऊंची ऊंची इमारतें तो बना ली गईं, उसके हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए, लेकिन मॉल्स के सामने की सड़कों पर पानी निकासी का इंतजाम नहीं किया गया। महंगे अपार्टमेंट्स बनाकर लोगों को बसा तो दिया गया, लेकिन उन्हें बारिश के बाद पानी भरने से बचाने के लिए नालों का सही ढंग से रखरखाव या फिर उनकी सफाई नहीं की जाती। नतीजा बारिश के बाद हर बार लंबे जाम के तौर पर नजर आता है। गुरुग्राम की यह हालत तब है जब बीते 9 सालों में गुरुग्राम नगर निगम ने शहर के जल निकासी सिस्टम पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों गुरुग्राम का विकास बारिश के बाद डूबने लगता है। गुरुग्राम के सेक्टर में ही बाढ़ आ चुकी है एक तरीके से। देखिए आप तस्वीरें इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो वो बाढ़ जैसे हालात गुरुग्राम के सेक्टर 17 में इस वक्त हो चुके हैं। लोग किस तरह से जो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, कोई ऑफिस से वापस आ रहा है, वो जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह से इस वक्त जो हालात हैं वो आम जनता के लिए बहुत मुश्किल हो चुके हैं। और ये लगातार 12 घंटे से इसी तरह की स्थिति गुरुग्राम के सेक्टर 17 में बनी हुई है। जो दोपहिया वाहन है, चाहे वो कोई भी आने जाने वाला हो, उनकी हालत आप देख लीजिए कैसे किस तरीके से उनको यहाँ पर आना और जाना पड़ रहा है। गुरुग्राम के साथ अगले कुछ घंटों में दिल्ली वालों की मुसीबत भी बढ़ सकती है, क्योंकि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि अत्याधुनिक शहर गुरुग्राम, नाम बदलने से भी नहीं खत्म हुआ जाम। हरियाणा के सभी जिलों को मिलाकर जितना टैक्स नहीं आता, उससे ज्यादा टैक्स अकेले गुरुग्राम देता है और बदले में जनता को यह अव्यवस्था मिलती है। गुरुग्राम में इतना दूर तक जाम लगा था कि अगर कोई मरीज गलती से इस जाम में फंस जाता तो उसका बच पाना मुश्किल ही था। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन था। हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश की बाराबंकी से है, जहां एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है। बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी छात्रों को यूपी पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। यूनिवर्सिटी में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पुलिस और छात्रों में भिड़ंत हुई। इस दौरान कई छात्रों को गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाल है कि क्या यूपी में छात्र विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? बातचीत से मामले को सुलझाया जा सकता था, तो पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया? छात्रों ने आवाज उठाई तो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के वीसी ने सुनवाई क्यों नहीं की? तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस ने छात्रों की आवाज को लाठी के दम पर दबाने की कोशिश की है, लेकिन इससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया है। अब विरोध की ज्वाला बाराबंकी से निकलकर लखनऊ विधानसभा के बाहर तक पहुंच गई है। बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एक तरफ एबीवीपी के छात्र विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध की आवाज के बीच लाठियों की गूंज है, शोर है, चीख है और छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करती यूपी पुलिस। लाठियां चली तो किसी का पैर टूटा, किसी के बदन की चमड़ी लाल हो गई, कोई अस्पताल के बेड पर पड़ा था। पुलिस की लाठियों के शिकार हुए ये एबीवीपी के छात्र हैं, जो रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता रद्द होने के बाद भी एडमिशन लेने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बहस के बाद बात इतनी आगे बढ़ी कि पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया।
हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक। जो भी गुंडे आए 10-20, उन्होंने पहले हम लोगों के ऊपर आक्रमण किया। पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई सहायता नहीं की। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर ही लाठीचार्ज किया। पुलिस की इस लाठी वाली कार्रवाई से छात्रों का गुस्सा और भड़क गया, जिसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने पुलिस चौकी से लेकर डीएम आवास तक विरोध की आवाज उठाई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्रों का आरोप है कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में 2022 से एलएलबी एडमिशन प्रक्रिया रद्द है, जिसकी वजह से छात्र एडमिशन नहीं ले पा रहे। लेकिन यूनिवर्सिटी का प्रशासन पर्दे के पीछे से धन उगाही करके एडमिशन दे रहा है। हम लोग कंप्लीट रिन्यूअल के प्रोसेस में हैं। हमारे यहाँ से 2025 में ही जो बच्चे पास हुए हैं, उनमें से ही कुछ बच्चों ने बीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराया है कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए। अगर ये कैंसिल्ड होता तो वो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं होते। सर, मामला केवल लंबित है बीसीआई पर, कैंसिल्ड या निरस्त नहीं है। जब छात्रों ने वीसी के खिलाफ मोर्चा खोला तो पुलिस ढाल बनकर खड़ी हो गई, जिसके बाद सुनवाई तो दूर, छात्रों को लाठियां मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं इस वक्त बाराबंकी के ट्रामा सेंटर में है और यहाँ पर एबीवीपी के जो छात्र हैं, यहाँ इन्हें भर्ती करवाया गया है। ये बाराबंकी का ट्रामा सेंटर है और यहाँ जो घायल छात्र हैं, उन लोगों को यहाँ भर्ती कराया गया है। जिस वक्त छात्र अस्पताल में भर्ती थे, ठीक उसी वक्त समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने बाराबंकी जाकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उन्हें हर मदद का आश्वासन दिया। आज विरोध की आवाज लखनऊ में विधानसभा और यूनिवर्सिटी के सामने भी सुनाई दी। एबीवीपी के छात्रों ने विधानसभा के बाहर नारेबाजी की और पूछा कि प्रमुख सचिव गृह के विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ क्या संबंध है। संजय प्रसाद जैसे लोग वहां बैठकर किए गए श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के मालिक के साथ जो इनके संबंध हैं, संबंधों के कारण इन्होंने आदेश किया वहां के एसपी ने वहां विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जिस तरह मारा, बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही कष्टकारी है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज सरकार की नाकामी और हताशा की निशानी है। छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। बात से भी समाधान निकल सकता था, लेकिन छात्र इस बात पर अड़ गए हैं कि एसपी डीएम को हटाया जाए, नहीं तो बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। छात्रों पर हुई इस लाठीचार्ज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए सीओ हर्षित चौहान को हटाने का आदेश दिया है। बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की डिग्री वैधता की जांच के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस की लाठियां छात्रों पर बरसी है। नवंबर 2024 में प्रयागराज में पुलिस ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। जनवरी 2022 में एनटीपीसी के तहत चयनित उम्मीदवारों की संख्या में कटौती के विरोध में सैकड़ों छात्र प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए। उस वक्त भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिसंबर 2019 में भी एएमयू छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लेकिन बाराबंकी में छात्रों को जिस बेरहमी से पीटा गया है, उसने उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में गर्मी पैदा कर दी है। जब आपको अनुमति नहीं है बार काउंसिल ऑफ लॉ की, तो आपने काहे को एडमिशन लिए हैं, ये एक अपराध है। और अभी निर्णय ये हो गया कि उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। जिस तरीके से रोड में उनको बर्बरता पूर्वक मारा गया, भाई छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। बार बार ये हो रहा है कि जो इस तरह के विद्यालय लोग चला रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, उनको कहीं न कहीं शिफ्ट किया जाएगा। मंत्री जी ने उसको सख्त निर्देश दिया कि ऐसे जितने भी कॉलेज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में किलर रैट का आतंक है। और सिर्फ आतंक ही नहीं है, बल्कि ये मासूमों को काट कर मार भी रहे हैं। महाराजा यशवंत राव अस्पताल में चूहों के काटने से एक नवजात की मौत हो गई। दूसरे नवजात के शरीर पर भी चूहे के काटने के निशान हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार और सिस्टम 2 नर्सों को सस्पेंड करके खामोश बैठ गया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव को माखन चोर से ज्यादा अगर अस्पतालों की चिंता होती तो आज प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहे मासूमों की जान नहीं ले रहे होते। मतलब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर क्या मजाक चल रहा है। पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में चूहे, सोच कर देखिए। चूहे नवजात बच्चे जिनकी अभी आंखें नहीं खुली हैं उन्हें काटते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बताइए, चूहे ही मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को चुनौती दे रहा है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन ये चूहे अस्पताल में आपके सिस्टम की ही देन है। ये चूहे मासूमों को मार रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला तक नहीं है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल है। अस्पताल के लिए सरकार करोड़ों का बजट देती है। बड़ा सरकारी अस्पताल होने की वजह से यहाँ 24 घंटे बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम के पाले ये चूहे मासूमों की सांसों की डोर तोड़ रहे हैं। ये दोनों बच्चे इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों का जन्म कुछ ही दिन पहले हुआ था और इनकी जान बचाने के लिए इन्हें NICU में भर्ती किया गया था। लेकिन दोनों बच्चों को यहाँ चूहों ने कुतर लिया, जिसमें से एक मासूम की जान चली गई। ये वही प्रदेश है जहाँ चूहे अस्पताल में बच्चों की जान लेते हैं, लेकिन डीन साहब चेहरे पर मुस्कान लेकर प्रकट होते हैं, बेशर्मी का लबादा ओढ़े मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं बच्चों को चूहे ने तो काटा है, लेकिन जान किसी और वजह से गई है। उसका जो कारण है बच्चे की मौत का, उसका वजन 1 किलो 200 ग्राम था। उसका कारण है सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन होना। चूहे का बाइट बहुत छोटा था, ये उसका वो कारण नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। ये खबर मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला तक पहुंची ना हो, लेकिन जैसे बच्चे को मौत की घाट उतारने के बाद चूहे गायब हो गए, ठीक वैसे ही बड़े बड़े मंत्री खामोश हो गए। आगे आए हैं डीन साहब, इन्हें ही अब सरकार की लाश बचानी है, साथ में अपनी नौकरी भी। एक बच्चे को खरगोन से उनके माता पिता छोड़कर चले गए थे और वो बहुत खराब हालत में था, मृत जैसा ही था। माँ के पेट से ही दोनों बच्चों को कई विकार थे, जिसमें कि पेट की आंत नहीं बनी थी, फेफड़े नहीं बने थे, उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी। इस बीच फिर वही घिसा पीटा पैटर्न सामने आया है। जांच होगी, जांच कमेटी बना दी गई है। लापरवाही होगी तो दोषियों पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ व्यवस्थाएं हम अनुरूप बनाएं। निश्चित रूप से प्रशासन अपनी जांच करेगा और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। चूहे 1 साल 2 साल में नवजात बच्चों को कुतर देते हैं, काट लेते हैं, उनको हानि पहुंचा देते हैं, कई की तो हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये सरकार की अराजकता है। यही तो सुनते आ रहे हैं हम। एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचिए, चूहों ने मासूमों को काटा होगा तो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन लाश बन चुके इस सिस्टम को शायद ये दर्द महसूस ना हो, क्योंकि यहाँ जिंदगी देने के नाम पर जिंदगी छीन ली गई है। ये घटना सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के हेल्थ सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है। विपक्ष कह रहा है कि ये हालात तब हैं जब मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। करीब 20 सालों से यहाँ बीजेपी का राज है। इसके बावजूद MP के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी है कि नवजात बच्चों को चूहे काट लेते हैं और उनकी जान चली जाती है। काश मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भगवान कृष्ण के नाम से माखन चोर का टैग हटाने के लिए कैंपेन चलाने के बजाय सरकारी अस्पतालों को सुधारने का अभियान चलाती तो इन बच्चों की जान बच सकती थी। मोहन सरकार का ध्यान 90 डिग्री का पुल बनाने के बजाय अगर अस्पतालों के रखरखाव पर होता तो चूहों की वजह से बच्चों की जान नहीं जाती। अगर मध्य प्रदेश के मोहन राज में 1 घंटे की मीटिंग में अफसर 24,000 के काजू बादाम नहीं खाते तो उस पैसे का इस्तेमाल अस्पतालों पर किया जा सकता था। अगर मोहन सरकार के अधिकारियों का ध्यान 4 लीटर पेंट के लिए 168 मजदूरों का बिल पास करने से ज्यादा अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों पर होता तो आज चूहे मोहन सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ये चुनौती न दे पाते।
बाढ़ ने इस दफा पंजाब के हाल बेहाल कर दिए हैं। हम अमृतसर के अजनाला एरिया के हरड़पुर गांव में हैं। हम जहां खड़े हैं वो एक सड़क है और सड़क जो है पूरी तरह पानी से अब भी लबरेज है। दुनिया के कोने कोने में तबाही का ग्रहण ना कहें तो इसे क्या कहें। आपदा की ऐसी तस्वीर तो पहले नहीं देखी थी। आपदाओं का ऐसा सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ मौत का ऐसा तांडव दिखा रही है कि इंसान कांप उठा है। 7वें दिन भी माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद रही। जिस मार्ग पर हजारों श्रद्धालु जयकारे लगाते नहीं थकते थे, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। हिमाचल के मनाली से लेकर उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल तक से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ पर बर्बादी मचाती नदियों का पानी नीचे उतरा तो पंजाब को डुबोने लगा। पंजाब में 37 साल बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई है कि हजारों गांव डूब गए हैं और तैयार खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। और तबाही की ये चोट सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में पसरी दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर सूडान। हिंदुस्तान में हरियाणा का गुरुग्राम हो या फिर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, तबाही की तस्वीर दोनों जगह पर भयानक है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में रविवार रात को 6 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप इतना भयानक था कि 1400 लोगों को एक बार में ही मौत की नींद सुला दिया। अभी भी अफगानिस्तान में हजारों लोग लापता हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात भी बेहद खराब है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही में 900 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित देश सूडान में ऐसी लैंडस्लाइड हुई कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई। ऐसा लगता है जैसे तबाही चुटकी बजाते ही मौत का तांडव दिखा रही हो। पलक झपकते ही 1000 मौतों की डरावनी तस्वीर दिखा रही हो। देखकर लगता है कि क्रोध में पहाड़ ने बने बनाए मकान को नीचे फेंक दिया हो। पत्थर आया, बड़ा पत्थर, ये भगवान जी, ओ गॉड। भगवान, ऊपर से पिछले पेड़ भी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई है, जहां कुदरत का कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सारे वाला घर भी जाएगा, देखना है भगवान। नीचे से गाड़ियां गुजर रही थी और अचानक पहाड़ दरकना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। एक गाड़ी तो निकल जाती है, लेकिन देखिए दूसरी गाड़ी फंसी हुई है और पत्थर कब कहां गिरेगा कोई नहीं जानता। कुल्लू में तो लैंडस्लाइड से गाड़ी बच गई, लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। इस साल भी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है, इतनी जिसका आकलन तक नहीं हो पाया है। और अब हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू केंद्र से अपने राज्य के लिए रिलीफ पैकेज मांग रहे हैं। काफी नुकसान हो रहा है। 2023 से ज्यादा हमारी संपत्ति जान माल को नुकसान हुआ है। सेब सीजन हमारा पीक पर है
और हर जगह कहीं ना पूरी की पूरी सड़क बह गई है। नेचुरल कारण के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग का फर्क अब आज हिमाचल में पड़ रहा है, आने वाले समय में और प्रदेशों में पड़ेगा। इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि अगर केंद्र सरकार हमें सही समय पर सही स्पेशल रिलीफ पैकेज देती है तो हम इस आपदा से निपटने में समर्थ होंगे। सवाल यह है कि ये कोशिश इतनी तबाही होने के बाद क्यों करनी है? पर्याप्त दूरी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? अगर रखा जाता तो शायद ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। हिमाचल प्रदेश के करसोग में जो घर गिरा वो 12 कमरों वाला मकान था, लेकिन धराशायी होते ही सिर्फ मिट्टी का ढेर बचा। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई तस्वीर देख लीजिए। भारी बारिश के बाद पहाड़ी के रास्ते पत्थर और मलबे का सैलाब मुंह फाड़े नीचे की तरफ बढ़ रहा था। हिमाचल प्रदेश ने पिछले 76 साल में सबसे ज्यादा बारिश वाला अगस्त देखा है। 20 जून यानी मानसून की दस्तक देने के बाद से लेकर अब तक लैंडस्लाइड से लेकर फ्लैश फ्लड से मची तबाही में हिमाचल प्रदेश में 300 लोगों की जान जा चुकी है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के जो आकलन है उसके मुताबिक अब तक हिमाचल प्रदेश को 3 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जबकि राज्य में लोग अब पीने के पानी तक को तरसने लगे हैं क्योंकि पाइपलाइन ध्वस्त हो चुकी है। हिमाचल को इस चोट से उबरने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आफत में फंसा हिमाचल अकेला नहीं है। उत्तराखंड को देखिए, जहां पिछले 3 दिन की भारी बारिश ने नैनीताल से लेकर चमोली तक की तस्वीर बदल दी है। पानी का शोर और उसकी रफ्तार दहशत पैदा करती है। ये तस्वीर देखकर लगता है कि किसी भी पल ये पानी सब कुछ लीलने पर आमादा हो जाएगा। तस्वीरें उत्तराखंड में नैनीताल के पास मुक्तेश्वर की हैं, जहां 48 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद भालूगढ़ झरना भयानक रूप ले चुका है। ये वो जगह है जहां पर्यटक सुकून के लिए पहुंचा करते थे। तबाही जब आती है तो कितनी भयानक बन जाती है, उसे इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर ताजा हालात की गवाही दे रही है, जबकि दूसरी तस्वीर सामान्य दिनों की है, जब ये झरना उफान पर नहीं होता और पर्यटकों की यहाँ भीड़ लगी होती। ये नैनीताल की नैनी झील है, जो ऐसे उफान पर है कि किनारे तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। नैनीताल में पिछले 24 घंटे के भीतर 174 mm बारिश हो चुकी है, जबकि आमतौर पर यहाँ 10 से 15 mm बारिश होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है तो क्या होता है वो देखिए। ये दिल्ली नैनीताल नेशनल हाईवे की तस्वीर है, जिस पर पहाड़ से आए मलबे का कब्जा हो चुका है। और ये इकलौती तस्वीर नहीं है, अलग अलग रास्तों पर ऐसे ही हालात हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पूरे राज्य में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की है। कृपया नदी के किनारे ना जाएं, डूबने का खतरा है। बहाव बहुत तेज है। टिहरी डैम से भी पानी छोड़ा गया है। हालात को देखते हुए 4 धाम यात्रा को 5 सितंबर तक रोक दिया गया है। इंसान के साथ साथ बेजुबान भी बाढ़ की इस मार से कराह रहे हैं और अपने लिए सुरक्षित जमीन ढूंढते नजर आ रहे हैं।
रामनगर में हिरण का ये झुंड तेज बहाव को पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ से एक बीमार महिला जो मेरे गांव ग्रामसभा ईरानी चमोली से है। उत्तराखंड में कैसा हाहाकार है उसकी गवाही है अगली तस्वीर, जहां चमोली में गांव वाले बीमार महिला को पैदल इस तरह से लाद कर अस्पताल ले जा रहे हैं क्योंकि रास्ते तो तबाह हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से जान को जोखिम डाल करके हमारे युवा ऐसे करके ले जा रहे हैं, तो हमारी स्थिति बहुत गंभीर है। तो देख सकते हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से आई है, जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। नहीं, पूरे राज्य के अंदर इस वर्ष बहुत आपदा है। धराली, थराली, हमारा जखोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, सभी जनपदों में लगभग और मैदानी तो सभी जगह पर हम प्रशासन हमारा अलर्ट है, 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहता है। पहाड़ के बाद मैदान की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले पंजाब की त्रासदी दिखेगी। ऐसी त्रासदी जिसके लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल तक मदद की अपील कर रहे हैं। भगवंत मान ने बताया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने फोन करके पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात की जानकारी ली है। सतलुज, रावी और चेनाब उफान पर है और नतीजा ये हुआ है कि पंजाब के 1400 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 37 साल बाद आई इस भयानक बाढ़ ने 1 लाख एकड़ पर खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ है। हमने कल भी भारत की बात में आपको दिखाया था कि बाढ़ का पानी भले ही आपके पास तक ना पहुंचा हो, लेकिन पंजाब में फसलों के बर्बाद होने का असर महंगाई का रूप लेकर आपकी चौखट तो जरूर पहुंच सकता है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें अमृतसर के अजनाला की हैं, जहां रिपोर्टर सचिन खड़े हैं। वो कभी सड़क थी, लेकिन देख लीजिए यहाँ सिर्फ अब बाढ़ का कब्जा है। ये गांव की मुख्य सड़क है, मेन रोड है ये गांव का, और यहाँ पे हालात इस कदर हैं कि पिछले कल तक कैसे हालात यहाँ रहे होंगे। जिस जगह हम खड़े हैं यहीं पे कम से कम भी 5 फीट पानी और था, जो आज वाटर लेवल थोड़ा कम हुआ है। पर कम होने के बावजूद भी गांव में इतना पानी है कि लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल में पड़ गई है। और ये पीछे जो पूरे पानी आपको ये पूरी फसल थी, हाँ जो चुना था उसकी फसल थी पूरी, जहाँ भी आपकी निगाह जा रही ना बहुत सारी फसल डूबी हुई है। पंजाब में बाढ़ से पिछले 1 महीने में 29 लोगों की मौत हो चुकी है और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पंजाब के गांव की नहीं बल्कि अजनाला शहर की है, जहां पानी ने पूरे शहर को बंधक बना रखा है। सामने देखेंगे एक बुजुर्ग जो है इस पानी में चल के आ रहे हैं, साइकिल को एक व्यक्ति जो है लेके जा रहा है, उससे पीछे मोटरसाइकिल का एक जो है ठेला बनाया हुआ है, उस पर कोई शख्स आ रहा है, उसके पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं जिनके ऊपर राहत सामग्री लेके जाने वाले लोग हैं। ये जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे अजनाला में एक तरह से मेला लगा है लोगों का, क्योंकि यहाँ पे जो धार्मिक संगठन हैं उन्होंने लंगर लगाए हैं, यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं ताकि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन तक हर मदद पहुँचाई जाए। पर बाढ़ इतनी ज़्यादा है कि जो स्थानीय लोग भी बोलते हैं कि शायद 1988 के बाद ये सबसे खतरनाक बाढ़ है। तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर से आई हैं, जब सीएम भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों का हाल जानने पहुंचे थे। महिला ने रोते हुए अपना हाल सुनाया तो सीएम मान भी भावुक हो गए। बाढ़ से पंजाब के 12 जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। हम इस वक्त अमृतसर के अजनाला क्षेत्र के अम्बकोटली गांव में हैं। अम्बकोटली गांव की ये सड़क है। इस सड़क को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे ये है क्या, हो क्या रहा है पंजाब के इन सारे एरियाज़ में। ये सारी की सारी सड़क जो है वो पूरी तरह लवरेज है, पानी से जो है
जितना आगे जाएंगे ये पानी का लेवल जो है ये बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह ये है कि सामने जो है एक नहर जो है जा रही है, वो नहर टूटी हुई है, वहाँ से सारा का सारा पानी जो है वो इस अम्बकोटली गांव में घुस गया है और अम्बकोटली गांव जो है चारों तरफ से अब भी पानी से घिरा हुआ है। पंजाब की इस बाढ़ में सबसे ज्यादा मार अमृतसर और फिरोजपुर पर पड़ी है। एनडीआरएफ की कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अगली तस्वीर देखिए, पानी के बीच एक एम्बुलेंस फंसी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये एम्बुलेंस एक गांव से आ रही थी, लेकिन पानी में फंस गई। एम्बुलेंस को निकालने के लिए ट्रैक्टर को बुलाया गया। यहाँ हालात ऐसे हैं कि ना तो खाना पहुँच पा रहा है और ना ही बीमार को इलाज। बाढ़ ने जो है जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल में पड़ गई है। लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, खाने पीने की कमी है। तो पंजाब सरकार का जो सरकारी डाटा भी है उसके मुताबिक 12 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं बाढ़ से। हमारे जो खेत है ना सभी तबाह हो गए हैं। जैसे पानी से अभी गब्बा चढ़ा था ना चोने का, वो भी सब पत्तल पै गई, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी कणक भी हमारी नहीं बीजी जाएगी। अभी हमारा बहुत हाल जैसे बोलते हैं ना बेहाल हो गया, घर हमारे डरे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी तबाही मची हुई है। सबसे पहले राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीर देखिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद गोते लगा रही है। कारें छत तक डूब चुकी हैं। अब इस अंडरपास को ही देख लीजिए। यहाँ किसी झरने की तरह पानी पूरी ताकत के साथ गिर रहा है और सैलाब के बीच से पाकिस्तान के लोग डूब डूब कर जाने को मजबूर हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हाल देखिए, जहाँ कोना कोना पानी में समा चुका है। लोगों के घर सैलाब में डूब चुके हैं। लोग अपना बचा कुचा सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। और जहां मदद नहीं मिल रही वहां लोग इस तरह से जुगाड़ वाली कश्ती को अपना सहारा बना रहे हैं। ते कोई किसी गवर्नमेंट दी कोई इमदाद सानू नहीं फिलहाल तक मिली। असी अपनी मदद आप कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं। हम बेबस है, हमें न कुछ मिला है, न हम परेशान हैं, हमारे जानवरों को कोई हाल नहीं है, हम बेबस है। जिस वक्त आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे उससे कुछ देर पहले ही मौसम विभाग की तरफ से एक और अलर्ट जारी किया गया है। तबाही से कांपते हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 16 घंटे भारी हैं, क्योंकि कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जैसी जगहों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हमारी आपसे अपील है कि किसी भी तरह का रिस्क न लें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।